कैसे हैं बच्चों? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है, अच्छी ही चलनी चाहिए। और इस टाइम में भी हमको पढ़ाई जारी रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। हम काफ़ी कोर्स कर चुके हैं। बेटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था उसमें से मोरेरा, प्रोटिस्टा, कवक पढ़ चुके हैं। अब हम प्लांटी पढ़ रहे हैं। प्लांटी में शैवाल भी पढ़ रहे हैं और शैवाल के लक्षण, शैवाल के प्रकार, उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन आगे पढ़ते हैं जगत प्लांटी में, जो है ब्रायोफाइटा। आज किसके बारे में पढ़ना है? ब्रायोफाइटा के बारे में। अपन इसके सामान्य लक्षण देख चुके हैं। जब अपन वर्गीकरण पढ़ रहे थे उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइटा है वो ब्रायोफाइटा कैसा होता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, थैलसाप भी होते हैं, पर्नेल भी होते हैं। इनमें भ्रूण अनुपस्थित होता है ना, और ये भ्रूण उपस्थित होता है, भ्रूण उपस्थित है। और इसमें जो जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो सभी पार्ट्स पर्नेल में पूरे दिखाई देते हैं, थैलसाप में दिखाई नहीं देते, ऐसे अलग अलग। तो ब्रायोफाइटा ग्रीन कलर के होते हैं। इनमें अधिकतर ग्रीन ही होते हैं। इनमें पीढ़ी का एकांतरण पाया जाता है। आधी अवस्था जो जीवन है वो आगुणित अवस्था और आधा जीवन द्विगुणित अवस्था में बीतता है। ये इनमें प्रजनन के लिए इनको नमी की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें कहा जाए तो ये पहले स्थलीय पादप हैं। लगते तो ये जमीन पर हैं, लेकिन प्रजनन के लिए इन्हें नमी की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर यानी उगते जमीन पर है और प्रजनन नमी की उपस्थिति में होता है, जो भी कहा जाता है। 2 विशेषता आपको याद रखनी होगी। पहला, ये पहले सर्वप्रथम स्थलीय पादप है, कौन? ब्रायोफाइटा। और ये पादप जगत के उभयचर हैं। ठीक, इनकी जीवन में 2 अवस्थाएं होती हैं, बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था। ग्रीन कलर के होते हैं, पर्निल भी हो सकते हैं, थैलसाप भी हो सकते हैं। अधिकतर ये जब बारिश होती है, नमी वाली जो कच्ची दीवारें हैं और कच्चे जिनमें पलस्तर नहीं है, मिट्टी की दीवारें हैं, उनमें ये उग जाते हैं। जमीन पर भी जहाँ आवागमन ना हो वहाँ पर उगते हैं। बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं या फिर थैलसाप रूप में होते हैं। तो चलिए आज अपन पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक, ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी। तो कुछ टर्म्स हैं जो मैं पहले आपको लिख देती हूँ। ब्रायोफाइटा, इसके हम पहले पढ़ेंगे लक्षण, हिंदी में ब्रायोफाइटा। आप सबसे पहले पूरे विश्व में इसके बारे में बताया एफ केवर्स ने। एफ केवर्स को ब्रायोलॉजी का, अब ब्रायोलॉजी क्या है? ब्रायोलॉजी यानी ब्रायोफाइटा का अध्ययन, ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है पूरे विश्व में। एफ केवर्स को ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। और ब्रायोलॉजी क्या है? ब्रायोफाइटा का अध्ययन। भारत में एस.आर. कश्यप, भारत में एस.आर. कश्यप को ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ये अपन को याद रखना है बिल्कुल। का जनक कहा जाता है। ठीक, ब्रायोलॉजी क्या है ये समझ में आएगा। ब्रायोफाइटा का अध्ययन। फिर और चीजें क्या है याद रखने की। ये पॉइंट्स, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, फिर तीसरा पॉइंट है ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? पहला स्थलीय पादप, पहला स्थलीय पादप। फिर चौथा मेन पॉइंट क्या है कि ये उगते तो जमीन पर है पर प्रजनन के लिए नमी की जरूरत होती है।
इसीलिए इन्हें कहा जाता है पादप जगत के उभयचर। उभयचर यानी जिनको अपने जीवन में नमी की और सूखे दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये तो ब्रायोफाइटा के संबंध में कुछ मेन मुख्य चीजें थी जो आपको याद रखनी है। पहला स्थलीय पादप है, कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। पादप जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उगते तो सूखी जमीन पर है लेकिन प्रजनन के लिए नमी की आवश्यकता होती है। चलिए अब अपन आते हैं इनके लक्षणों पर। इसके जीवन में, ब्रायोफाइटा के जीवन में दो अवस्थाएं होती हैं, यानी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली बीजाणुभिद। अब देखिए बीजाणुदभिद एवं दूसरी युग्मकोद्भिद। जो पहली अवस्था है बीजाणुद्भिद यानी बीजाणु उद्भिद, बीजाणु उत्पन्न करने वाली अवस्था। दूसरी कौन सी अवस्था है? युग्मकोद्भिद, युग्मक उत्पन्न करने वाली अवस्था। पीढ़ी का एकांतरण है। बीजाणु कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। और युग्मक कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं। ठीक। अब इसका दूसरा लक्षण है कि इसमें जो युग्मकोद्भिद अवस्था है वो दो रूपों में पाई जाती है, अलग अलग प्रजातियों में। युग्मकोद्भिद अवस्था विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। किसी में ए में, किसी में पर्णिल होती है तो किसी में थैलसाब होती है। पर्णिल होती है मॉस में और थैलसाब होती है लीवरवर्ट में। लीवरवर्ट ब्रायोफाइटा का एक सदस्य है, लीवरवर्ट में। ये भी इसका मुख्य लक्षण है। तीसरा, इसमें वास्तविक संवहन ऊतक का अभाव पाया जाता है। वास्तविक संवहन ऊतक का अभाव पाया जाता है। वास्तविक संवहन ऊतक इसमें नहीं पाए जाते हैं। फिर चौथा इसका लक्षण है, इसमें कायिक व लैंगिक जनन होता है। कायिक व लैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता। अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। ये अपन को याद रखना है कि इसमें केवल क्या पाया जाता है? कायिक और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। फिर इसमें जो लैंगिक जनन है वो विषम युग्मकी होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है। विषम युग्मकी का अर्थ है नर व मादा युग्मक अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक चल होगा तो दूसरा कैसा होगा? अचल होगा। एक छोटा होगा तो एक कैसा होगा? बड़ा होगा। दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। अब जो नर युग्मक है, नर युग्मक पुंबणु कहलाता है। पुंबणु व जो मादा युग्मक है
मादा युग्मक धानी मादा युग्मक धानी में उत्पन्न होता है। मादा युग्मक धानी को आर्कीगोनियम बोलते हैं। मादा युग्मक धानी को आर्कीगोनियम कहते हैं। आर्कीगोनिया में भी दो भाग होते हैं। नीचे का भाग आर्कीगोनिया, ऊपर का भाग ग्रीवा। अब अगला इसका लक्षण है निषेचन के लिए जल अति आवश्यक है। निषेचन के लिए जल आवश्यक है। ठीक, फिर इसमें अगला जो है निषेचन के बाद जो युग्मनज है, युग्मनज बनता है। युग्मक जब मिलते हैं तो जो रचना बनती है उसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज बनता है। इसके अंकुरण से बीजाणुद्भिद का जन्म होता है, जिसमें अब क्या बनेंगे आगे चलकर बीजाणु। और जो बीजाणुद्भिद बनता है वो गो के पौधे पर ही लगा होता है और उसमें तीन भाग होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। बीजाणुद्भिद के तीन भाग होते हैं। बीजाणुद्भिद फुट, सीटा व कैप्सूल में बटा होता है। कैप्सूल में ही बीजाणु बनते हैं। में बटा होता है और इसके कैप्सूल में फुट वाला भाग जो है वो पौधे पर ही लगा होता है। सीटा बीज की ग्रंथ हम इसे कह सकते हैं और कैप्सूल में बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब कैप्सूल में बीजाणु बनते हैं। कैप्सूल में बीजाणु बनते हैं जिसके अंकुरण से युग्मकोद्भिद बनता है। जिसके अंकुरण से युग्मकोद्भिद बनते हैं और फिर उनसे किसका जन्म होता है? युग्मक का। युग्मक फिर क्या करेंगे? निषेचन करेंगे, युग्मनज बनाएंगे, फिर उससे क्या बनेगा? उसके अंकुरण से बीजाणुद्भिद। युग्मकोद्भिद का जन्म होता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के मुख्य पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। पहला तो अपन ये याद रखें कि ब्रायोफाइटा के अध्ययन को जीव विज्ञान में ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ब्रायोलॉजी के जनक एफ केवर्स हैं और एफ केवर्स को पूरे विश्व में ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। भारत में एस.आर. कश्यप को ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स जो है ये पहले स्थलीय पादप हैं।
सर्वप्रथम जो भूमि पर पौधे लगे वो हैं। फिर इनका विशिष्ट और लक्षण, इन्हें पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म तो जमीन पर होता है लेकिन इनको प्रजनन के लिए नमी की आवश्यकता होती है। अब है इनके कुछ अन्य लक्षण। तो पहला ब्रायोफाइट्स का लक्षण, इसके जीवन में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। दूसरा, युग्मकोद्भिद अवस्था विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग होती है, जैसे कुछ प्रजातियों में पर्णिल होती है और कुछ प्रजातियों में थैलसाप। थैलसाप मतलब जिसका कोई भी आकार नहीं होता। पर्णिल का उदाहरण है मॉस और थैलसाप का उदाहरण है लिवरवर्ट या रिक्टिसिया। इसमें वास्तविक संवहन ऊतक का अभाव होता है, वास्तविक संवहन ऊतक इसमें नहीं पाया जाता। इसमें ये याद रखना है अपन को कि कायिक और लैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता इसमें। अब इसमें लैंगिक जनन कैसा होता है? लैंगिक जनन विषम युग्मकीय होता है। नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं, नर युग्मक पुंमणु में बनते हैं और मादा युग्मक मादा युग्मक धानी में बनते हैं। जो मादा युग्मक धानी है उसको कहा जाता है आर्कीगोनियम। क्या कहा जाता है? आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम में दो भाग होते हैं, ऊपर ग्रीवा और नीचे आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया में मादा युग्मक बनते हैं। अब अगला, जब नर युग्मक मादा युग्मक बन जाते हैं उनमें निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। ये भी मुख्य लक्षण है, तभी तो इसको क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है और युग्मनज के अंकुरण से बीजाणुद्भिद का जन्म होता है। बीजाणुद्भिद कैसा होता है? तीन भागों में बटा होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो उसका फुट है वो युग्मकोद्भिद में ही धसा हुआ रहता है, यानी युग्मकोद्भिद इंटैक्ट रहता है, और जो सीटा है वो बीच की डंडी बनाता है। ऊपर का भाग कैप्सूल होता है जो बंद होता है, जिसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है, और कैप्सूल में बीजाणु बनते हैं जिनके अंकुरण से युग्मकोद्भिद का जन्म होता है। और युग्मकोद्भिद में फिर क्या बनते हैं? युग्मक, और युग्मक के निषेचन से पुनः अंकुरण से युग्मनज बनता है और उसके अंकुरण से क्या बन जाता है? फिर से बीजाणु। ऐसे लगातार एक के बाद एक पीढ़ी के एकांतरण से ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब पढ़ेंगे हम इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। इनका उपयोग आप हैरान हो जाएंगे कि इनका उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है। ये एक तो पानी को बिल्कुल इंटैक्ट रखते हैं, सोख कर रखते हैं, पानी को उड़ने नहीं देते, बहुत मुलायम होते हैं, और इनसे तालाबों में स्पेरिगेनम एक इसकी प्रजाति है, उससे पीट बनता है। तो ऐसे बहुत सारे इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, अभी अपन पढ़ते हैं। आर्थिक महत्व। किसका? ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। और ब्रायोफाइटा। चलिए, सबसे पहला है, ये मृदा को बांधने का काम करता है, मृदा बंधक है। यदि इसे किसी बगीचे में किसी स्थान पर मेड़ में लगा दिया जाए तो ये मिट्टी को बांध कर रखता है, पानी वगैरह के आने पर ये मिट्टी को घुल कर बहने नहीं देता। यदि गमलों में या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर मिट्टी को रखना है, निकलने नहीं देना है, वहां इनको लगा दिया जाए तो ये मिट्टी को बांध कर रखता है। इसका दूसरा काम है, जब ये सूख जाता है, सूखने पर इसका उपयोग कांच की या कोमल वस्तुओं
इसका उपयोग कांच निर्मित बर्तन, मूर्तियां आदि की पैकिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये इनको टूटने नहीं देते, सुरक्षित रखते हैं। मूर्तियों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। ठीक है। फिर अगला जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इसमें एक प्रजाति है जिसका नाम है स्फेग्नम। क्या नाम है उसका? स्फेग्नम। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के तौर पर किया जाता है। स्फेग्नम से एंटीसेप्टिक के समान पदार्थ प्राप्त होता है। एंटीसेप्टिक आप जानते हैं, यदि कहीं चोट लग जाती है तो वहां पर ऐसा बोलते हैं कि बाहर से बैक्टीरिया आ जाएंगे, जहर फैल जाएगा, तो सेप्टिक हो जाएगा। उसको दूर करने के लिए इसको यदि लगा दिया जाए स्फेग्नम के रस को, तो उसमें सेप्टिक फैलने का डर खत्म हो जाता है। स्फेग्नम एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। फिर अगला इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि स्फेग्नम झील की तह पर, झील की जो निचला हिस्सा है, झील की गहराई में जमता जाता है। जैसे जैसे ये मरता जाएगा तो ये वहां पर जमता जाएगा और एक विशेष प्रकार का पदार्थ बनाता है। पीट नामक पदार्थ बनाता है। कौन सा पदार्थ है? उसका नाम है पीट। ये लगभग काला सा होता है। पीट नामक पदार्थ बनाता है। और ये जो पीट नामक पदार्थ है, इसको चोट वगैरह में ड्रेसिंग करने में पीट का उपयोग, ड्रेसिंग जानते हैं, जब कट पट जाने पर ऊपर पट्टी लगाई जाती है, तो पीट का उपयोग काय में किया जाता है। पीट का उपयोग ड्रेसिंग में, घाव के उपचार में किया जाता है। अब ये देखिए, ये तो इसका ये औषधि उपयोग हो गया, किंतु यदि झील में नीचे लगातार ये पीट जमता जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे झील का जो निचला स्तर है धीरे धीरे क्या होता जाएगा? ऊंचा होता जाएगा और पूरी झील का पानी धीरे 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 सूख जाएगा और झील समतल मैदान का रूप धारण कर लेगी। तो ये इसका पारिस्थितिक उपयोग है किसका? पीट का, कि झील किसमें बदल जाती है? मैदान में। पीट के जमने से झील धीरे धीरे समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि पीट की ऊंचाई क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मतलब ये परिस्थिति को बदलने का कार्य भी करता है। अर्थात पारिस्थितिकीय अनुक्रम को, पारिस्थितिकीय अनुक्रम को बदलने का कार्य करता है। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रम कैसे बदलता है समझ में आ गया आपको? पारिस्थितिकी में झील, तालाब, नदी, समुद्र आते हैं, तो ये झील को किसमें बदल देता है? समतल मैदान में। फिर इसके आगे ये जल अवशोषण के कारण, अच्छा, और पीट का और क्या किया जा सकता है? आपने वो पढ़ा, घूटी लगाना, कलम बांधना। यदि दो अलग अलग पौधे हैं, उनकी कलमों को बांधना है तो
उसे कलम बांधने में भी पीट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जल को अवशोषित करके रखता है। कलम बांधने में भी पीट का उपयोग किया जाता है। दो विभिन्न पौधों की शाखाएं हैं, उनको क्या किया गया, जोड़ा गया इस तरह से। इसमें ये पौधे की एक शाखा है मान लो, तो इसमें क्या किया जाता है, खांच बना ली जाती है और उसमें दूसरे पौधे की, जैसे एक गुलाब का प्रजाति है और उस गुलाब में एक ही पौधे में हमको 2 कलर लगाने हैं, तो इस गुलाब में जहाँ पर्व संधि है उसको क्या किया जाएगा, खांच बनाई जाएगी खोदकर, और दूसरे पौधे की जो दूसरी प्रजाति है उसको इस तरह से बांध दिया जाएगा। इसे कहते हैं कलम बांधना। तो अब क्या करेंगे, उसको चारों तरफ से गीला रखने के लिए क्या लगा दिए जाते हैं, पीट लगा दी जाती है, और फिर आजू बाजू पन्नी या बोरा या सुतली से बांधकर उसको गीला कर दिया जाता है, जिससे नमी सूखती नहीं है। तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है मॉस छड़ बनाई जाती है। मॉस से छड़ बनाई जाती है जो जल स्तंभक का कार्य करती है। मॉस से छड़ बनाई जाती है जो जल अवशोषक का कार्य करती है, जो जल अवशोषक का कार्य करती है। इसको पौधों के आसपास लगा दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम विश्व युद्ध में रुई की जगह इसका उपयोग होता था। प्रथम विश्व युद्ध में रुई के स्थान पर मॉस का उपयोग किया जाता था। मॉस, और मॉस क्या है, ब्रायोफाइट्स। ये है इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और अलग अनादर, ये एक उत्पादक है, तो इसे भोजन के रूप में भी शाकाहारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये मृदा बंधक का कार्य करता है। यदि पौधों के आसपास में, गमले में, क्यारियों में, बगीचों में इसे लगा दिया जाए ब्रायोफाइट्स को, तो ये मिट्टी को बांध कर रखता है। मिट्टी को तो बांध कर रखता ही है, नमी को भी अवशोषित होने नहीं देता। और जब ये सूख जाता है, जब नमी खत्म हो जाती है, तो इसका उपयोग कांच निर्मित जो बर्तन है, मूर्तियां हैं, विभिन्न उपकरण हैं, उनको सुरक्षित रखने में किया जाता है। यानी उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। एक ब्रायोफाइट्स है जिसका नाम है स्फेग्नम। ये एंटीसेप्टिक के समान कार्य करता है और इसका उपयोग घाव के उपचार करने में, ड्रेसिंग करने में किया जाता है। स्फेग्नम ये झील की गहराई में जमता जाता है। जैसे जैसे ये मरता जाता है तो झील की गहराइयों में ये जमता जाता है और वहां पर एक पदार्थ बनाता है थोड़े गहरे काले कलर का, जिसे कहा जाता है पीट। और ये जो पीट है इसका उपयोग काय में होता है। इसका उपयोग ड्रेसिंग में, चोट वगैरह लगने पर, घाव होने पर ड्रेसिंग में, घाव के उपचार में और कलम बांधने में किया जाता है। कलम बांधना एक प्रकार का कृषि सुधार है जिसमें कि विभिन्न, एक अच्छी जाति, एक दूसरी जाति, दो विभिन्न प्रजातियों के तनों को बांधा जाता है। आप पीट के जमने से, देखिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, पारिस्थितिकी अनुक्रम इसमें चेंज हो जाता है। तो पीट के जमने से झील, पीट जैसे जैसे बहुत गहरी झील है, नीचे 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 पीट जमती जाएगी, तो जो झील का सबसे निचला स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा और पूरी झील मैदान में परिवर्तित हो जाएगी। तो पारिस्थितिक अनुक्रम को भी बदलने का कार्य करता है ये। फिर अगला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मॉस से मॉस छड़ बनाई जाती है जिसको सुरक्षित रखा जाता है। फिर बगीचों वगैरह में डालकर इसे नमी अवशोषक के रूप में कार्य
किया जाता है। फिर प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय युद्ध के समय पर सैनिकों के घावों का उपचार करने के लिए रुई की कमी हो गई थी, तो रुई के स्थान पर सूखे हुए मॉस का उपयोग किया जाता था, जिससे वो दवाई लगाकर उसे वहीं रख दिया। रुई का उपयोग क्यों करते हैं? उसमें दवाई लगाकर घाव पर रख देते हैं ताकि रुई उसको बांध कर रखे, तो मॉस भी वही कार्य करते थे। तो आज हमने क्या पढ़ा? ब्रायोफाइट्स के लक्षण और ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व। ठीक है।